नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। 2019 के आम चुनाव को लेकर पूरा माहौल सियासी हो चुका है। देश के हर हिस्से में बस नारों का शोर और रैलियों का जोर है। तमाम सियासी पार्टियों के नेता चुनावी महाकुंभ में कूद चुके हैं, तो वहीं कई पार्टियां लोक लुभावन घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। सियासी पार्टियों के नेता सत्ता हासिल करने के लिए तमाम दाव पेच आजमा रहे हैं। चुनावी महाकुंभ के इस वक्त में चौकीदार, रफाल, एयर स्ट्राइक जैसा मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन देश के युवा आखिर क्या चाहते हैं? नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा अहम रहेगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने के लिए यंग इंडिया की टीम डीडवाना के कुचावन के टैगोर महाविद्यालय कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है। यहां के नौजवानों ने बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी। क्या सोचता है यहां का युवा, देखिए। देश में 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सियासत की बिसात पर राजनीतिक दांव पेच के साथ साथ दल बदल की सियासत भी तेज है। हर पार्टी सियासी समीकरण को साधकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन बिना युवा वोटर के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा नजर युवा वोटर्स पर है। लेकिन देश का नौजवान आखिर क्या सोचता है? उसके सपने, उनकी उम्मीदें क्या पूरी हुई? यंग इंडिया की टीम आज युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने डीडवाना में कुचामन के टैगोर महाविद्यालय कैंपस में युवाओं के बीच जा पहुंची। नागौर जिला पशु मेले और नमक उत्पादन के लिए पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। नागौर संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इमरजेंसी के बाद जब पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तब केवल नागौर सीट से नाथुराम मिर्धा ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी। नागौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सीआर चौधरी सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा की सीट शामिल हैं। एक सांसद के तौर पर नागौर के केंद्रीय विद्यालय और मूंग का समर्थन मूल्य उनकी सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज का सपना अभी भी अधूरा है। वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर डीडवाना के नौजवान क्या सोचते हैं? चलिए अब सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। नमस्कार, मैं हूं हनुमान तंवर और आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज का यंग इंडिया। यंग इंडिया में आज हम पहुंचे हैं शिक्षा की नगरी कुचामन सिटी। यहाँ हम हैं एक टैगोर कॉलेज में, जहाँ हमारे साथ यहाँ का यूथ मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी संख्या में यूथ दिखाई दे रहा है। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि आने वाली जो सरकार है उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं 2019 को लेकर, और यंग इंडिया का जो वाई फैक्टर है वो क्या कहता है। सबसे पहले मेरे 5 सवाल इनसे रहेंगे। 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं? दूसरा सवाल मेरा रहेगा, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? तीसरा सवाल, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरा चौथा सवाल रहेगा, अगर आप एक दिन के लिए पीएम बनते तो आप क्या करते? पांचवा सवाल, आपका सांसद आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरा? तो मेरा पहला सवाल रहेगा, 2019 में देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? जो हमारे हित के लिए कार्य करे, जो भ्रष्टाचार और सबको रोक सके और काला धन बाहर निकाल सके, जो युवाओं को रोजगार दे सके। हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जहाँ कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति हो, और भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए हमें, और उसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए और आतंकवाद मुक्त देश चाहिए। इस आतंकवाद में हमारे देश के व्यक्ति ऐसे शहीद हो रहे हैं जिन्हें मान लो पुलवामा में जैसे हुआ, उन्हें बंदूक चलाने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। उसका पति शहीद होता है या उसका बेटा शहीद होता है तो उस पे क्या बीतती है। ये नारी के बारे में सोचने का विचार है। इसलिए हम आतंकवाद मुक्त देश चाहिए हमें, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए हमें। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं?
सरकार से हमारी उम्मीदें हैं कि वो भ्रष्टाचार तो कम करे, लेकिन है ना जो धर्म के नाम पे लड़ाने के जो कार्य किए जा रहे हैं अभी देश के अंदर कि पाकिस्तान वैसे है, पाकिस्तान को कुछ भी हो, लेकिन जो भारत के इंडिया के जो मुसलमान है ना वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना, जो बड़े बड़े संसद में नेता वगैरह के है ना जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, तो ये गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुस्लिम होते हैं ना वो हिंदू होते हैं। हाल फिलहाल जो मोदी सरकार है वही होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी पुलवामा हमला हुआ था उसका जवाब उन्होंने एयर स्ट्राइक के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने में अपना पूरा सहयोग कर सकती है। फर्स्ट तो जो बुराइयां हैं हमारे देश में उन पे फोकस करना चाहिए, पहले उनको कम करके उन्हें ख़त्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और फिर जो देश का मेन है, जो देश का भविष्य होता है, हम युवाओं उनके लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि देश का जो युवा शक्ति है वो सुदृढ़ हो सके, ताकि देश अपने आप देश का भविष्य सुदृढ़ हो सके और देश मजबूत हो सके। सरकार से हमें सबसे पहले मुद्दा कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए। बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो कोई भी बेरोजगार अच्छा बुरा कोई भी काम करेगा वो अपराध की और अग्रसर हो जाएगी, जो देश के लिए एक हानिकारक है। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सरकार सबसे पहले हमारा देश हित सोचे और सैनिकों का सोचे और उसके बाद है विकास का मुद्दा। और विकास मतलब ऐसी सरकार चाहिए जो देश का सर्वहित विकास कर सके। और उसके बाद जो तीसरा नंबर आया है मेरे हिसाब से, जो युवाओं के लिए, जो युवा हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनके लिए मतलब रोजगार और कौशल के कार्य से संबंधित मतलब उनका विचार होना चाहिए। सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि जो आज के युग में जो चल रही है ऐसी भ्रष्टाचार वैसे आतंकवाद ये फैल रहा है, उसका मात्र एक ही कारण है कि किसी को रोजगार नहीं मिलना। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो बंदा कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे वो अपनी जीवनी या अपनी ज़िंदगी को पार कर सके, इसीलिए वो आतंकवाद में पैर डालता है। तो मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम की सरकार को वही कदम उठाने चाहिए जिसके कारण अपने देश आतंकवाद से मुक्त हो। जब आतंकवाद से मुक्त तभी होगा जब प्रत्येक बंदे को रोजगार और प्रत्येक बंदा अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है उसकी उम्मीदों को खरा उतर सकेगा। जब वो खरा तभी उतरेगा जब उसको प्रॉपर अपनी वे में सब काम सही कर सकेगा। सब वो काम सही क्यों नहीं करेगा? जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वही बंदा अपने को सब वो भ्रष्टाचार जैसी बुरी आदतें हैं। हमारी उम्मीद यही है कि देश का विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए देश के नेताओं में। और जो पिछले 5 वर्ष की सरकार थी मैं उससे सहमत हूँ। जहाँ से राहुल गांधी की सोच खत्म होती है वहाँ से नरेंद्र मोदी की सोच स्टार्ट होती है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा युवाओं से। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार और आतंकवाद इनको कोई जगह नहीं है। और भारत जो है उसमें से जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है तो धारा 370 है वो हटनी चाहिए। और जो है पारदर्शिता, जो सरकार का कार्य होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और आम जन की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जो विकसित देश की श्रेणी में आ सके और आर्थिक स्थिति को सही, लोगों को आर्थिक औजार उपलब्ध करा सके। और अपने सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से ठीक। सर, आज हमारे भारत देश में सबसे बड़े 3 मुद्दे हैं। रोजगार का, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, और आतंकवाद का और भ्रष्टाचार का। इससे मुक्त हमें भारत चाहिए। हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। देखो सर, भारत सपनों का भारत कैसा हो, मतलब कि देश के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। जो आज की वर्तमान सरकार कर रही है, अगर वो सरकार 2 योजना और आ जाती है तो आपके सपनों का भारत बन जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है, वो रहेगा कि अगर आपको एक दिन का पीएम बनाते, अगर आप एक दिन के पीएम होते तो आप क्या करते? अगर मुझे एक दिन के लिए पीएम बना जाए तो सबसे पहले मैं देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विदेशों से जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लाने के प्रयास करेंगे और भारत में नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी योजनाएं और ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे। अगर मुझे एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो मैं देश के युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करूंगा और आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाऊंगा और आरक्षण के खिलाफ भी कुछ करूंगा। अगर मुझे एक दिन का पीएम बनना जाए तो मैं सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने की बात करूंगा और जो देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको मिटाने के लिए करूंगा। युवाओं का कहना है कि मुझे अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो आरक्षण मुक्त भारत की भी बात करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बात करता हूँ कि हमारा देश है वो लोकतंत्र देश है जिसमें
जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। तो हमारे देश के अंदर ये बड़ी भी होड़ में चल रही है कि प्रतिस्पर्धात्मक देश है वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन कहीं जनता का उसमें रोल है। तो देश के लिए ऐसा जो भी भावी प्रधानमंत्री बने वो जनता की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसमें से सर्वप्रथम है बेरोजगारी वाला मुद्दा चल रहा है, वो बेरोजगार मुक्त होकर के रोजगार में परिवर्तित हुए। प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो जरूरी है कि देश के अंदर जो आज संचालित है धर्म युद्ध, जाति धर्म आदि के नाम पे जो धर्म के सौदागर है वो आज जो धर्म युद्ध करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आज देश हमारा अंदरूनी खोखला होता जा रहा है, उन आस्तीन के सांपों का डंक निकालना सबसे पहले आवश्यक है। सर, मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न हो रहा है उसे उच्च बनाने का प्रयास करती। तो सबसे पहले मैं अपने दिन का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगी। और जैसे उन्होंने कहा लोकतंत्र, तो हाँ, तो ऑब्वियसली जनता के लिए ही करूंगी ना। जनता के लिए जो भी काम करूंगी सबसे पहले उसमें जनता सर्वोपरि होगी, और समान अधिकार वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो सबसे पहले लागू करूंगी। और गैर सरकारी कार्य, जो सरकार के होते हुए भी सरकार के नहीं है, उन लोगों जो गैर सरकारी कार्य करें सबसे पहले मैं उन्हें सस्पेंड करूँगी। मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूं तो सबसे पहले मैं जनता के बारे में सोचूंगी, और सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से बारे में सोचूंगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। इससे क्या होता है कि कुछ आतंकवाद भी रोज़गार से होता है, और भारत में जितने भी आतंकवाद वगैरह जो भी हैं, भ्रष्टाचार, उन सबको ख़त्म करूंगी। और हमारी भारत की सुरक्षा के लिए ऐसी योजना बनाऊंगी कि पूरे भारतवासी सभी सुरक्षित रहे। मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले यही करूंगा कि ये पुलिस प्रशासन है, जो ये लोग रिश्वत लेते हैं, कई बार गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और सबसे पहले ये विकासशील देश बनाना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगा। 5वां क्वेश्चन रहेगा कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरा? यस, हमारे सांसद फिलहाल हमारी कसौटी के अनुसार 70% जो कार्य केंद्र सरकार के थे उन्होंने कंप्लीट किए। हमारे अनुसार वर्तमान हमारा सांसद हमारी कसौटी पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। आज नागौर शहर की हालत आप जाके देख तो चारों तरफ गंदगी से सड़े हुए हैं। एक भी महाविद्यालय, उनके अंदर भी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं। हमारे अनुसार उस सांसद ने कोई तरह का कार्य नहीं किया। ऐसे देखें तो शिक्षा के स्तर पर काफ़ी सुधार ला रहे हैं। जैसे देखें तो शिक्षा के स्तर पर सुधार करते हुए उनको और सारे, जैसे मान लो चिकित्सा वगैरह में वो सहायता कर रहे हैं, लेकिन साफ सफाई को लेकर उनको थोड़ा सा कह तो बनता है। हमारा संसद जैसे बिलाडा केरला जी में मेघवाल है, उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। हर गांव में जाकर उन्होंने समस्याओं का समाधान किया और जनताओं से अपनी समस्या की राय ली है और उनको बहुत अच्छे से दूर किया है। क्योंकि हमारे सांसद ने हमारे गांव में तो उतना विकास नहीं किया है, पर अब धीरे धीरे पानी भी आ रहा है नहर का, तो हो जाएगा विकास बहुत जल्द। सर, हमारे संसद में ना क्या पानी की कमी थी, वो व्यवस्था हो गई, और बिजली की व्यवस्था हो गई, और सड़क की सुरक्षा नहीं है, वो सुरक्षा हैं यंग इंडिया। मेरे इस दौर के जो 5 क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार रहेंगे। किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज़ है, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की ज़रूरत है। चौथा क्वेश्चन, इस बार कौन सा मुद्दा चुनाव में सबसे ज़्यादा हावी रहने वाला है। और मेरा 5वां और आखिरी क्वेश्चन रहेगा हर बार 5 साल के बाद जो सरकार बदलने की परिपाटी है उससे आप कितना सहमत हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, किसी भी तरह की कर्ज माफ़ी कितनी जायज़ है। सर, कर्ज माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान वो कर्ज पर ही डिपेंड रह जाते हैं, और ऐसे किसान भी होते हैं जो बड़ी मेहनत के बाद मौसम ख़राब होने से उन्हें कर्ज भी नहीं मिल पाता है और उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो हर एक व्यक्ति को रोज़गार मिलना चाहिए, ऐसे उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए जो व्यक्ति अपनी कर्ज माफ़ी पर डिपेंड नहीं रह के अपना खुद का कार्य कर सके। कर्ज माफ़ी एक निश्चित लिमिट पर होनी चाहिए, लेकिन कर्ज माफ़ी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य एक ही होता है और कर्ज माफ़ी के दौरान सभी को बराबर लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमें कर्ज माफ़ी कैसे रुपए माफ़ करने हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार को किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए। आर्थिक रूप से जब किसान सुदृढ़ होंगे तो उन्हें मतलब कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
सबसे पहले बात करें तो कर्ज तो तभी लिए जाते हैं जब आर्थिक स्थिति किसी भी परिवार की सुदृढ़ नहीं हो। तो सबसे पहले ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि कर्ज माफ़ी जैसी सिचुएशन ही ना हो। कर्ज माफ़ी में जो किसान होते हैं वो दब जाते हैं और अपना आर्थिक जो उत्थान नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ किसान आर्थिक स्थिति से भी ख़राब होते हैं। तो अगर सरकार कर्ज माफ़ी करेगी तो उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा होगा। कर्ज माफ़ी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। बजाय कर्ज माफ़ी को सरकार को चाहिए कि वो ऐसी योजनाएं बनाए कि किसी भी किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता ही न पड़े। इस तरह होनी चाहिए जिससे हर किसान को लाभ मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ लोगों को लाभ मिल जाए और कुछ वंचित रह जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 लाख कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी और वास्तविक लाभ उसको 30 या 35 हज़ार कर्ज माफ़ होना चाहिए, सबको समान रूप से हो। मेरे हिसाब से कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े किसानों को देखें, जो गरीब परिवार से किसान जो बिलोंग करते हैं उनको देखा करो आप कि वो सुसाइड जैसे बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कर्ज माफ़ी है उचित तौर पर होनी चाहिए। सर, कर्ज माफ़ी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कर्ज माफ़ी जो राज्य सरकार ने कर्ज माफ़ी की है वो कर्ज माफ़ी जो डिफॉल्टर्स थे उनका कर्ज माफ़ किया, जो टाइम पर वो कर्ज भर रहे हैं, जो उनका लोन लिया वो भर रहे हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी मतलब डिफॉल्टर्स होते हैं तो मतलब डिफॉल्टरों का माफ होता है, जो टाइम पर भरते हैं उनका माफ नहीं होता, तो इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आरक्षण को लेकर आप कितना सहमत है, क्या सोचते हैं आप आरक्षण के बारे में? आरक्षण मतलब किसी जाति वर्ग के आधार पर नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों के आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में जो काम करते हैं ना लोग, तो उनमें कितना बदलाव आता है और लोग मतलब ही होते हैं। आरक्षण लेकर बाद में आरक्षण चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए आरक्षण होना अनिवार्य है। आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के कारण जो टैलेंट है वो तो बैठे हैं, और जिनको जो कम टैलेंट है वो आगे आ रहे हैं, और जब वो आगे आकर तो आगे उनको क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। आरक्षण होना चाहिए, जो भी पिछड़े लोग हैं ना उनको भी आगे आने का अधिकार। आरक्षण से जो पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाले जितने भी जो भी लोग हैं उनको आगे आने का अधिकार है, और आरक्षण की वजह से ही वो लोग आगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो आगे नहीं आ पा रहे, जो पिछड़े हुए लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए आरक्षण होना जरूरी है। आरक्षण बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण से जो योग्य व्यक्ति हैं वो पिछड़ जाते हैं। जैसे मान लो 50% वाला व्यक्ति को तो CI बना दिया जाता है, और 80% मान लो उससे ज़्यादा टैलेंट है उसे तो बाहर कर दिया जाता है। फिर मान लो 50% वाला CI है, 80% वाला वो चोर है, तो 50% वाला से ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो 80% वाला, तो उसे कैसे पकड़ पाएगा वो? ये आरक्षण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन है वो रहेगा, शिक्षा पद्धति में आप किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, कैसी होनी चाहिए हमारी शिक्षा पद्धति? हमारी शिक्षा पद्धति को अभी तो मतलब कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने रोजगार बना दिया है, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। शिक्षा पद्धति में मेन की भारत के अंदर लगभग जैसी शिक्षा प्रणाली है वो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, वहाँ पर मतलब प्राइमरी जो सेक्शन है उसके अंदर उनको केवल एक वो स्कूली बैग का बोझ वो वाली शिक्षा है कि मतलब उनको केवल सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। और अगर किसी दूसरे देश से हम उसकी तुलना करें, जैसे जापान है तो वो बहुत ही विकसित देश है, और उसके साथ उस शिक्षा के साथ अपनी तुलना की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रायोगिक प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा है। हाँ सर, सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है शिक्षा प्रणाली वो हमारे देश के लिए ज़रूरत है, क्योंकि देश को हमें विकसित बनाना है। और साथ ही मेरा पक्ष ये है कि जो शिक्षा प्रणाली के अंदर हमारा देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो सके जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी ऐसा योगदान हो, और बच्चा अपने पाठ्यक्रम के अलावा ऐसे सोचने की विवश हो जाए कि हमारे समाज के अंदर क्या क्या चल रहा है, और जो शिक्षकगण है, शिक्षकगण को भी शिक्षा प्रणाली ऐसी देनी चाहिए जो बच्चे के शारीरिक और समाज के हित में अपना योगदान दे सके। शिक्षा पद्धति में ना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। पुरानी शिक्षा का ही अपन को प्रसार नहीं करना चाहिए। जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भारत में जो भी युवा हैं वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जाते विदेशों में हैं। विदेशों में जाके ना अपना कार्यभार संभालते और वहीं बस जाते अपने फैमिली के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहीं रहना चाहिए।
शिक्षा सिर्फ किताबों पर केंद्रित ना होकर शिक्षा के अंदर व्यवसायिक शिक्षा भी ऐड करनी चाहिए, ताकि बालक भविष्य में अपने व्यवसाय का चयन कर सके और उस अपना व्यवसाय एक निश्चित फिक्स व्यवसाय में अपना इंटरेस्ट ले सके और उसके बारे में जान सके। तो शिक्षा प्रणाली के अंदर व्यवसायिक शिक्षा को भी ऐड करना चाहिए। शिक्षा से ही देश का भविष्य जुड़ा होता है, तो जितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी उतना ही अच्छा लोगों को व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा, और व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा तो देश अपने आप विकसित श्रेणी में आएगा। आजकल की शिक्षा प्रणाली में उस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जो किताबों में लिखी हो ना हो, जो और बच्चों के जो दिमाग या जो दिमाग में जो प्रैक्टिकल प्रयोगिक है ना, उस तरह की उन बच्चों को प्रैक्टिकल हो या किसी और की हो। किताबों वाला जो पढ़ा लिखा है ना, उससे वो तैयार ना हो। बच्चे की खुद की दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, क्या कर रहा है बच्चा, डिजिटल लाइफ में आज किस तरह के क्या प्रयोगिक यानी प्रैक्टिकल के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। रोजगार की ओर उन्मुख होनी चाहिए, बच्चे के विकास के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर उन्मुख होनी चाहिए, और शिक्षा में वैज्ञानिकता है उसका विकास होना चाहिए, वैज्ञानिक वर्ग ज़्यादा होनी चाहिए। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा जो है बालक का संपूर्ण विकास करती है, उसका आध्यात्मिक विकास करती है, उसका मानसिक विकास करती है, उसका शारीरिक विकास करती है। इसके साथ साथ में पाठ्यक्रम में हमें ऐसे पाठ्यक्रम भी शामिल करने चाहिए जिससे बालक को ये लगे, बच्चा जब बड़ा होकर शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसे ये ना लगे कि मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली, मेरे पास रोजगार के अवसर नहीं है। तो तकनीकी शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल करना चाहिए। इस बार के चुनाव का अहम मुद्दा क्या है? सर, सबसे अच्छा मुद्दा और पहला मुद्दा रहेगा कि उस देश की सुरक्षा करनी चाहिए। देश का सुरक्षात्मक मुद्दा पहला रहेगा, और बेरोजगारी और आतंकवाद को कम करना। देश की सुरक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। इस साल देश का अहम मुद्दा आतंकवाद को ख़त्म करना, जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को मार गिराना। सबसे पहले मुद्दा तो सुरक्षा ही रहेगा। देश की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है कि देश उस सरकार की कि लोगों में सुरक्षा रहे, लोग सुरक्षित रहे, तो सुरक्षा पहला मुद्दा रहेगा। चुनाव का अहम मुद्दा 2019 चुनाव का अहम मुद्दा होगा कि देश की सुरक्षा को लेकर और धारा 370 को हटाने का और राम मंदिर बनाने का, ये अहम मुद्दे होंगे। चुनाव में जो है मुख्य मुद्दे जैसे राम मंदिर का भी एक मुद्दा है, 370 धारा का भी है, जैसे देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है, कर्ज माफी है, पर मुख्य तौर पर जो है प्रभावित करने वाला मुद्दा जो है देश की सुरक्षा का जो एयर स्ट्राइक हुई, वो मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है इस बार के चुनावों को प्रभावित करेगा। और इस बार के चुनाव जो है प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि देश निर्माण के जो है चुनाव बनने जा रहे हैं। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि 5 साल से जो सरकार बदलने की परिपाटी है उससे आप कितना सहमत है, क्या कहें? सर, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार और फिर से ही भाजपा की जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वयन हो रही हैं, जो योजनाएं लागू कर रखी है एक बार और वो सरकार आती है दूसरी बार तो उन योजनाओं को चेंज कर देती है। और मैं सोचता हूँ कि सरकार पर्टिकुलर बनी रहे, चेंज नहीं हो, इसलिए जो योजनाएं बनी हुई है वो क्रियान्वयन और स्थायी रूप से लागू हो तो देश का विकास अच्छा होता है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। सरकार नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे या बुरे जो सत्ता, अगर बुरे हाथों में सत्ता चली गई तो देश को नुकसान हो सकता है। अच्छे लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलेगी तो सबसे पहले तो ये कि हमारी सरकार सक्रिय रहेगी और उन्हें इस बात का डर रहेगा कि यदि फिर से सत्ता में आने हैं तो हमें कल्याणकारी कार्य करना ही होगा, या वरना अगर ये व्यवस्था नहीं होती कि 5 साल में चुनाव ना हो तो फिर से वो दूसरी बार उन्हें ऐसा डर नहीं रहता कि हमें कार्य जनता के हित में करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो मनचाही करते। 5 सालों के अंदर जनता के द्वारा ये राय लेने की उनके सत्ता उनको वही चाहिए या उनको वो बदलनी है, वो उनसे संतुष्ट है या नहीं है। इसी के लिए ये माध्यम बनाया गया कि 5 सालों में चुनाव होने चाहिए। तो इसके लिए हमें मतलब कुल मिलाकर रिजल्ट्स ये रहने चाहिए कि जो भी सरकार हमारे सत्ता पर आसीन हो वो कर्मठ, कार्यकुशल और देश के प्रति ईमानदार हो। सर, मेरा मानना है कि अब केंद्र में सरकार चेंज नहीं होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट सरकार। यहाँ बेबाकी से युवाओं ने अपनी राय रखी, हर मुद्दे पर बेबाक जवाब भी दिया। हम आज से कुचामन के टैगोर कॉलेज में कल इसी वक्त इसी समय आपको एक फिर नए कैंपस में लेके चलेंगे, सुनेंगे यंग इंडिया की आवाज़, वोटर्स का वाई फैक्टर। मैं हनुमान तंवर, कैमरामैन राकेश भावड़ा के साथ कुचामन से।